Hello to all and welcome back to the platform. So let's get started with Spectrum and NCERT के लिए Modern Indian History की ये series. So you already aware that what all we have completed and what all we are going to complete in this particular session. Era of mass nationalism we are discussing. So in last lesson I have discussed about the civil disobedience movement. Okay. And today the center of our discussion will be round table conferences. बहुत सारी चीजें इससे related आपके prelims और mains view से जो related होंगे वो मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के भी कुछ चीजों को, कुछ पहलुओं को हम डिस्कस करेंगे। लास्ट लेसन में हमने देखा था कैलकाटा सेशन ऑफ कांग्रेस होता है, इरविन का डिक्लेरेशन आता है, दिल्ली मैनिफेस्टो आता है, लाहौर कांग्रेस और पूर्ण स्वराज का गोल यहाँ पे निर्धारित किया जाता है। देन आफ्टर दैट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और सॉल्ट सत्याग्रह का लॉन्च होता है। किन किन बहुत सारे जो जगह होते हैं इंडिया के पार्ट में ये लॉन्च किया जाता है। दांडी मार्च होता है, फिर उसके बाद फिर ये जो है सॉल्ट डिसोबीडियंस ये पूरे इंडिया में स्प्रेड आउट होता है। एंड आफ्टर दैट वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड कि इसमें मासेस का क्या क्या रोल था, किस किन एक्सटेंट पे ये मासेस ने पार्टिसिपेट किया था इसमें। एंड आफ्टर दैट ये भी देखा था हमने कि गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स था यहाँ पे। फाइनली हम यहाँ पे एंड अप हुए थे कि ये जो टॉक है दोनों के बीच में ये ब्रेकआउट हो जाती है और फिर यहाँ पे बात आती है गांधी इरविन पैक्ट की। तो जनवरी 25, 1935 को गांधी जी और उनके जो मेंबर्स थे कांग्रेस वर्किंग कमेटी को, उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट अनकंडीशनली जो है रिलीज करने के लिए रेडी हो जाती है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है यहाँ पे एक जो टॉक इनिशिएट होता है उसके लिए गांधी जी को चुनती है कि आप वायसरॉय से जाके बातचीत करिए। एक बातचीत करने का मौका इन्हें दिया जाता है और इसके बाद वायसरॉय जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं आपके ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट को और गांधी जी इंडिया के लोगों को, इंडिया के मासेस को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये होता है आपका दिल्ली में फरवरी 14, 1931 को ये गांधी इरविन टॉक जो है वो स्टार्ट होता है। इरविन जो है अपने गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिहाफ पे कुछ चीजों को मतलब जो इनकी मांगे थी, जो गांधी जी ने 11 पॉइंट्स रखे थे उसमें से कुछ चीजों को मानने के लिए वो तैयार हो जाते हैं, जिनमें से ये थे कि इमीडिएटली हम आपके कुछ पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जो है रिलीज करेंगे अगर वो वायलेंस के लिए कॉन्विक्टेड नहीं है तो। दूसरी बात कि जो भी आपसे फाइन एंड ऑल लिए गए हैं वो उसका रिमिशन किया जाएगा और जो भी अगर आपके लैंड है या कुछ भी अगर वो थर्ड पार्टी को सोल्ड नहीं हुआ है विल गिव इट बैक टू यू। और आपके कुछ जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं जिन्होंने रेजिग्नेशन दे रखी है, क्योंकि बाइकट करने का एक तरीका इन्होंने कहा था कि जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज में हो वो अपने पद से रिजाइन कर दो, तो इन्होंने कहा हम उनके लिए लीनियंट बिहेवियर रखेंगे, कोई शक्ति से पेश हम नहीं आएंगे। पांचवी चीज थी कि आपको नमक बनाने की परमिशन दी जाती है। कोस्टल विलेजेस में आप अपने कंजम्पशन के लिए नमक बना सकते हो लेकिन वो बेचने के लिए नहीं होना चाहिए, इट कुड नॉट बी फॉर सेल। एंड आफ्टर दैट कि आपको पीसफुल और नॉन अग्रेसिव पिकेटिंग की भी परमिशन दी जाती है और इमरजेंसी ऑर्डिनेंसेस जो है वो विड्रॉ किए जाएंगे। लेकिन वायसरॉय ने कुछ चीजें गांधी जी के डिमांड में से जो थी उनमें से दो चीजें इन्होंने मानने से इनकार कर दिया, जिनमें से पहला था कि पब्लिक इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेस जो है, जो आपकी डिमांड है ये हम नहीं मान सकते। और दूसरी चीज की जो भगत सिंह और उनके जो साथी हैं उनको जो फांसी की सजा दी जानी है वो भी हम नहीं टाल सकते। ये दो चीजें उन्होंने मानने के लिए मना कर दी। पूरे इंडियन मासेस का ये बहुत ज्यादा उन्होंने जोर दिया था गांधी जी पे कि आप जब इरविन से बात करो तो फिर ये चीज को जरूर करो कि भगत सिंह के फांसी को रुकवा दिया जाए। तीन लोगों को जो फांसी दी जा रही थी, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को, उनकी फांसी रुकवाने के लिए बहुत ज्यादा इंडिया में प्रोटेस्ट हो रहे थे। गांधी जी भी जो है कांग्रेस की तरफ से कुछ चीजों के लिए अग्री हुए कि ठीक है हम सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को सस्पेंड करेंगे, इसको रोकेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए हुआ, मतलब बातचीत करने के लिए गोलमेज सम्मेलन हमें करना है, हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ये चीजों के लिए जो है गांधी जी भी रेडी हो गए थे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से किस तरीके से अलग था। अगर आप इसका कंपैरिजन करते हो तो कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे थे जिसमें ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट काफी हद तक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से डिफर करता था, जिनमें से कुछ चीजें हैं कि द स्टेट ऑब्जेक्टिव दिस लाइन वाज कंप्लीट इंडिपेंडेंस। मतलब इस टाइम जो ये मूवमेंट हो रहा था इसका जो लक्ष्य था, जो गोल था वो पूर्ण स्वराज था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस था। जबकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं था।
डोमिनियन स्टेटस की भी इतनी मांग नहीं की गई थी। एंड सेकेंड थिंग इज कि द मेथड इन्वॉल्व वायलेशन ऑफ लॉ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एंड नॉट जस्ट द नॉन कॉपरेशन विथ फॉरेन रूल। मतलब कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या हुआ था कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को सहयोग नहीं करेंगे, नॉन कॉपरेट करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वो चीज नहीं हो रही थी, यहाँ पे वायलेशन भी हो रहा था लॉ का। जो भी ब्रिटिश द्वारा लॉ लाए गए थे उसका पूरी तरीके से ये बाइकआउट कर रहे थे। से थर्ड थिंग वॉज कि यहाँ पे एक जो आप कहोगे कि प्रोटेस्ट, अगर बहुत सारे जो इन्वॉल्वमेंट कहते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसी चीजें हो रही थी जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में नहीं हुई थी। जैसे कि लॉयर्स जो थे उन्होंने अपनी वकालत करने से मना कर दिया, और स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने स्कूल और कॉलेज ज्वाइन करने से मना कर दिया। ये चीजें जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में नहीं हुई थी। मुस्लिम का पार्टिसिपेशन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कहीं भी किसी भी लेवल पे देखने को नहीं मिला था, लेकिन इस मूवमेंट में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में मुस्लिमों ने काफी हद तक पार्टिसिपेट किया था। एंड आफ्टर दैट लेबर अपसर्ज की बात करते हो अगर, तो कोई भी मेजर जो एक होता है आपका कोइंसिडेंस, वो इस मूवमेंट में देखने को नहीं मिला था। आफ्टर दैट द मैसिव पार्टिसिपेशन ऑफ पेजेंट एंड बिजनेस ग्रुप कॉम्पनसेटेड फॉर डिक्लाइन ऑफ अदर फीचर्स। मतलब कि इसमें भी पेजेंट्स और बिजनेस ग्रुप जो था उसने काफी ज्यादा कॉम्पनसेट किया था। एंड वन थिंग वॉज ऑल्सो कि यहाँ पे इस समय तक कांग्रेस अपने आप को कुछ हद तक मजबूत कर चुकी थी। इतनी मजबूत वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम में नहीं थी। और ये चीज थी, और जितने लोगों की भी गिरफ्तारी हुई थी ना, वो 3 गुना ज्यादा गिरफ्तारी हुई थी इस मूवमेंट में, जो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इतनी ज्यादा नहीं हुई थी। ये तो था कि कुछ पहलू ऐसे जो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को थोड़ा सा डिफर कराता है एक दूसरे से। अब होता है यहाँ पे कराची कांग्रेस सेशन 1931 में। सो मार्च 1931 में क्या होता है कि इसको देखने के लिए, एंडोर्स करने के लिए गांधी इरविन जो पैक्ट हुआ था उस पे उसके बारे में बातचीत करने के लिए कराची में एक कांग्रेस सेशन किया जाता है। ये लोग कहीं ना कहीं गांधी इरविन पैक्ट से राजी थे, उसका समर्थन कर रहे थे, और इसीलिए ये कराची सेशन ऑफ कांग्रेस जो है यहाँ पे होता है। और ये कब होता है कि जब 6 दिन पहले, बिफोर द सेशन, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है एग्जीक्यूट कर दिया गया था। और वो डेट था आपका मार्च 20, ये जिस समय उनको फांसी दी गई थी उस समय, उसके 6 दिन बाद ये सेशन हेल्ड होना था। तो जब भी, एक तो पूरे मासेस की ये डिमांड थी कि उनकी फांसी को आप रुकवाओ, जब आप इरविन से बात कर रहे हो वायसरॉय से, तो उन्होंने मेन डिमांड यही रखी थी, क्योंकि भगत सिंह उस समय तक काफी फेमस हो चुके थे। लेकिन गांधी जी इसमें फेलियर रहे थे, तो जहां जहां से भी गांधी जी गुजरे थे वहां पे उनका बहुत ज्यादा, मतलब एक काले झंडे लेके उनका डेमोन्स्ट्रेशन किया गया था। उनका जो है बहुत ज्यादा उनके खिलाफ नारेबाजियां भी की गई थी, क्योंकि वो उनकी फांसी को नहीं रुकवा पाए थे। एंड आफ्टर दैट कराची सेशन ऑफ कांग्रेस में कुछ चीजें और भी हुई थी, जैसे कि कांग्रेस ने कुछ रिजोल्यूशन लिया था इस कराची सेशन में। क्या क्या वो रिजोल्यूशन थे, जस्ट अ मिनट, या कि कांग्रेस ने, अब ठीक है, अब उनकी फांसी को तो वो नहीं रुकवा पाए, लेकिन उनकी जो बहादुरी थी, उनके जो सैक्रिफाइसेस थे ये 3 यूथ्स के, उसको काफी ज्यादा उन्होंने एडमायर किया, उनके बारे में काफी बातें करी कि वी आर लाइक लकी टू हैव द फ्रीडम फाइटर्स लाइक दैट। एंड उसके बाद दिल्ली पैक्ट और गांधी इरविन पैक्ट जो है उसका भी समर्थन किया इन्होंने। एंड तीसरी बात जो सबसे ज्यादा मेमोरेबल हुई थी कि यहाँ पे 2 रेजोल्यूशन जो है वो मेन रेजोल्यूशन अडॉप्ट किए गए थे। एक तो था फंडामेंटल राइट का रेजोल्यूशन, और दूसरा था नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम का रेजोल्यूशन। सो ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि द रेजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स वाज अडॉप्टेड इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस। सो इट वाज कराची सेशन ऑफ कांग्रेस जहां पे ये रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था। तो अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा और मैं बताऊं कि फंडामेंटल राइट्स के लिए जो रेजोल्यूशन गारंटीड की गई थी उसमें क्या क्या चीजें थी, उसमें था फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम ऑफ स्पीच, एंड उसके बाद राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, और आपको असेंबली की भी राइट दी जाती है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की राइट दी जाती है, और आपको इक्वल राइट्स दिए जाएंगे इररेस्पेक्टिव ऑफ कि आप किस कास्ट से हो, किस क्रीड से हो, किस सेक्स से बिलोंग करते हो, जो भी है। फिर उसके बाद आपको रिलीजियस मैटर में न्यूट्रलिटी दी जाती है, और फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन भी आपको दी जाएगी। एंड दूसरी बात की प्रोटेक्शन टू कल्चर, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट ऑफ मिनोरिटी एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप, ये सारी चीजें इन्होंने फंडामेंटल राइट्स वाली रेजोल्यूशन में गारंटीड करी थी।
दूसरी बात की जो नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम का रिजोल्यूशन था उसमें क्या क्या इंक्लूडेड था, उसमें था कि लैंड जो रिडक्शन है रेंट में और रेवेन्यू में उसको सब्सटैंशियली जो है वो रिड्यूस किया जाएगा, रिडक्शन किया जाएगा उसमें। और फिर उसके बाद जो अनइकोनॉमिक होल्डिंग है वो रेंट जो देते हैं उससे आपको एग्जेम्प्ट किया जाएगा, खास करके एग्रीकल्चर जो डेट है आपके ऊपर, अगर कृषि के से रिलेटेड कोई आपके ऊपर कर्ज है तो उससे आपको थोड़ा सा एग्जेम्पशन मिलेगा। दूसरी बात ये भी थी कि आपको बेटर कंडीशन ऑफ वर्क दिया जाएगा ताकि आपका जो एक पगार है, जो लिविंग वेज है आपका थोड़ा सा इंक्रीज हो सके, और आपके जो वर्क आवर है, जो काम करने का आपका टाइम है वो थोड़ा सा रिड्यूस किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा जो है काम कराया जाएगा। और प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन वर्कर्स इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो ये चीजें इन्होंने इसमें रखी नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम में, जो इन्होंने रिजोल्यूशन जो अडॉप्ट किया उसमें ये चीजें इन्होंने ऐड कर दी थी। एंड आफ्टर दैट फिर उन्होंने राइट टू वर्कर्स भी दिया और राइट टू पेजेंट्स भी दिया टू फॉर्म यूनियंस, मतलब वो अपना यूनियन जो है वो बना सकते थे। ये ऐसा पहली बार हुआ था कि कांग्रेस ने जो है स्वराज को एक डेफिनेट शेप दिया था कि आपको जो है जो भी आप एक्सप्लॉयटेशन मासेस का कर रहे हो वो अब आप नहीं कर पाओगे। पॉलिटिकल फ्रीडम हमें मिलनी चाहिए, और पॉलिटिकल फ्रीडम मिलने के लिए जरूरी है कि हमें इकोनॉमिक फ्रीडम भी मिले। इकोनॉमिक फ्रीडम का मतलब क्या होता है कि कम से कम हम भूख से ना मरे। फ्रीडम ऑफ स्टार्विंग मिलियंस, इसको है कि भूख से मर रही जो जनता है, जो मिलियंस ऑफ मासेस यहाँ पे भूख से मर रही है, तो वही हमारा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो ही तो मर रही है। इन चीजों को इन्होंने पूरी तरीके से यहाँ पे कहा था। फिर होता है आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस स्टार्ट। यहाँ पे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, तो उस समय वायसरॉय जो इंडिया के थे वो कौन थे, लॉर्ड इरविन थे। प्राइम मिनिस्टर कौन थे ब्रिटेन के, रैमसे मैकडोनाल्ड। तो उन्होंने अग्री किया कि ठीक है चलो हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, जैसा कि साइमन कमीशन की मतलब रिपोर्ट जब आई थी तो वो काफी ज्यादा नाखुश करने वाली थी इंडियंस को, तो उसके फेलियर के बाद इन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस करने का इरादा रखा। तो पहला जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था वो लंदन में हेल्ड हुआ था, नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के बीच में हुआ था। और उसके बाद जो यहाँ पे है ये ऐसा पहला कॉन्फ्रेंस था जो कि किसी ब्रिटिश और इंडियंस के बीच में इक्वालिटी के बेसिस पे अरेंज किया गया था, एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया गया था। तो ये ध्यान में रखिएगा कि दिस वाज द फर्स्ट एवर कॉन्फ्रेंस दैट वाज अरेंज्ड बिटवीन द ब्रिटिश एंड इंडियंस एज इक्वल्स, इक्वालिटी के लाइन पे। तो इसमें से जो है तो कांग्रेस और जो कुछ प्रोमिनेंट बिजनेस लीडर्स हैं उन्होंने इसको अटेंड करने से साफ साफ मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो उनकी डिमांड जो उन्होंने सामने रखी थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मानने से इनकार किया था कि इन बातों पे हम चर्चा नहीं करेंगे, तो इसीलिए इन्होंने रिफ्यूज कर दिया इसको अटेंड करने के लिए। अब अगर आप बात करते हो कि इसके पार्टिसिपेंट्स कौन कौन थे, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि वेदर दिस पर्टिकुलर सेक्शन अटेंडेड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस और नॉट, कि ये जो सेक्शन था क्या इसने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था या नहीं किया था। ओके मैं इसको दो बार इसलिए दोहराती हूँ, वंस इन इंग्लिश एंड सेकेंड इन हिंदी, बिकॉज यहाँ पे कुछ ऐसे भी हमारे स्टूडेंट्स हैं या फिर कुछ ऐसे भी हमारे फ्रेंड्स हैं जो साउथ इंडिया से भी बिलोंग करते हैं, सो दे आर नॉट एबल टू ग्रैब द हिंदी मच। ओके सो इसीलिए मुझे दोनों लैंग्वेज में बोलना पड़ता है ताकि दोनों सेक्शन को, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट को बेनिफिट हो सके। ओके सो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। ओके सो पार्टिसिपेंट्स में आपके मैंने जैसा बताया कि इंडियन प्रिंसली स्टेट जो है वहाँ उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से कि आपके महाराजा जो थे अलवर के या बड़ौदा के, भोपाल के, बीकानेर के या फिर जम्मू कश्मीर के, पाटियाला के, रीवा के महाराज, इन लोगों ने जो है इसको अटेंड किया था। और बहुत बहुत सारे अलग जो नवाब थे और राजा थे, महाराजा थे, उन्होंने अटेंड किया था। क्या मुस्लिम लीग ने इसे अटेंड किया था? डेफिनेटली यस। और मुस्लिम लीग की तरफ से आगा खां को भेजा गया था इसको अटेंड करने के लिए। और उसके बाद आपके हिंदू महासभा और इसके भी जो सिंपैथाइजर्स थे उन्होंने भी इसको अटेंड किया था। बीएस मुंजे जो थे उन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया था। पारसी सेक्शन ने भी किया था, विमेंस भी इसमें शामिल थी और लिबरल्स भी इसमें शामिल थे, जो कि तेज बहादुर शपरू भी उसके एक लीडर के रूप में यहाँ पे अटेंड कर रहे थे इस सेशन को। आफ्टर दैट इंडियन क्रिश्चियन जो है वो भी इसको अटेंड कर रहे थे, एंग्लो इंडियंस भी अटेंड कर रहे थे। और मतलब एक तरीके से कहो कि बहुत सारा जो सेक्शन ऑफ पीपल थे वो इसको अटेंड कर रहे थे। सो अगर आपको ये कहा जाता है कि इसका आउटकम क्या रहा,
तो इसका आउटकम रहा कि मतलब कुछ भी बहुत ज्यादा इस कॉन्फ्रेंस ने अचीव नहीं किया था। एक फेलियर आप कह सकते हो कि एक जनरली जो इंडिया जो थी एक अपने आप को डेवलप करना चाहती थी फेडरेशन के रूप में, वो चीजें नहीं हो पाई थी। उनके जो डिफेंस है या फाइनेंस है, इन चीजों को सिक्योर नहीं कर पाया था ये कॉन्फ्रेंस। तो इसीलिए मतलब ये कॉन्फ्रेंस जो है एक पूरी तरीके से आप कह सकते हो कि फेलियर ही रहा। जो भी इश्यूज इन्होंने सबसे पहले जो यहाँ पे फर्स्ट राउंड टेबल में कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किए थे, उसमें से आपके फेडरल स्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा इन्होंने तवज्जो दी थी, बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया था उस पे, प्रोविंशियल कंसल्टेशन पे, डिफेंस सर्विस, एग्जीक्यूटिव रेस्पॉन्सिबिलिटी जो लेजिस्लेचर को दी जानी चाहिए, और हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट अनटचेबल की जो डिमांड है वो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में रख दी थी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और ये सारी चीजें भी थी। और इफेक्ट जो रहा फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कि वो सबसे पहले तो एक महीने लगभग 19 जनवरी 1931 तक ये चला। कुछ भी रिफॉर्म इसमें कोई भी जो है प्रिंसिपल के रूप में यहाँ पे नहीं लाए गए थे। और उसके बाद जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे समझ चुकी थी कि अगर पॉलिटिकल पार्टी कोई इंडिया में है तो वो एक ही है, और वो है आपकी कांग्रेस। अगर कांग्रेस राजी यहाँ पे नहीं होगी तो फिर रिफॉर्म की बात हम आगे लेके नहीं जा सकते हैं। ये चीज उनको पता चल चुकी थी, और इसलिए एक तरीके से आउटकम यही फेलियर में ही आता है। फिर आपका होता है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सो इसमें भी कुछ जो मेंबर्स थे इंडियन लिबरल पार्टी के, तेज बहादुर सप्रू और चिंतामणि और श्रीनिवास शास्त्री, इन्होंने गांधी जी को कहा कि आप एक बार फिर से वायसरॉय से बात करो, इरविन से आप फिर से बात करो। सो गांधी जी और इरविन फिर से बातचीत करते हैं और एक कॉम्प्रोमाइज पे वो उतरते हैं। और उस कॉम्प्रोमाइज को कहा, वही एक कॉम्प्रोमाइज जो था वो था आपका गांधी इरविन पैक्ट, जो अभी 2 मिनट पहले मैंने आपसे डिस्कस किया। गांधी इरविन पैक्ट को दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे क्या होता है कि जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो लंदन में हेल्ड होता है, और ये सितंबर 7, 1931 से दिसंबर 1, 1931 तक चलता है। मतलब ऑलमोस्ट ये 3 महीने चलता है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से गांधी जी को इसका एक रिप्रेजेंटेटिव, सोल रिप्रेजेंटेटिव जो है यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। और अगर आप लीडर्स की बात करते हो तो रामास्वामी अयंगर और मदन मोहन मालवीय भी इनके साथ शामिल होते हैं। और बहुत सारे इंडियन पार्टिसिपेंट्स रहते हैं। इसमें भी अगर आप पार्टिसिपेंट की बात करोगे तो यहाँ पे आपके प्रिंसली स्टेट, वही महाराजा जो थे बहुत सारे जगहों के, वो शामिल थे। मुस्लिम्स जो थे खुद इस बार भी आगा खां जो थर्ड थे वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। मौलाना शौकत अली शामिल थे, मोहम्मद अली जिन्ना इसमें शामिल थे, मोहम्मद इकबाल भी शामिल थे, मोहम्मद शाफी भी शामिल थे, सारे लोग इसमें शामिल थे। और उसके बाद फिर आपके और भी बहुत सारे लोग जो हैं, दीवान, प्रिंसेस जो अलग अलग स्टेट के हैं, वो भी इसमें शामिल हो रहे थे। हिंदू का भी अगर सेक्शन कहते हो तो हिंदू सेक्शन भी इसमें शामिल था। डिप्रेस क्लासेस को भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो उसको लीड कर रहे थे। विमेन्स में भी बहुत सारी जो विमेन्स हैं उन्होंने इसको अटेंड किया था, जिसमें से कि सरोजनी नायडू का नाम आपको याद रखना है, उन्होंने इसको अटेंड किया था। And after that, liberals, Justice Party, Sikh, Indian Christian, Parsis, Europeans, Anglo-Indians, industry, labor, landlord, Burma, Sindh and other provinces also attended this second roundtable conferences. अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बात करते हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से किसने इसको अटेंड किया था, तो सीपी रामास्वामी अय्यर और नरेंद्र नाथ लॉ और एम रामचंद्र राव ने इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किया था। अब आउटकम क्या था इसका कि इसमें भी कुछ ज्यादा आगे चल के नहीं आया था। कोई भी आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा इस कॉन्फ्रेंस से एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था, लेकिन उसके कुछ रीजंस थे। क्या क्या रीजंस थे? तो इनमें से रीजंस जो सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो ये था कि इस टाइम तक क्या है कि लॉर्ड इरविन को रिप्लेस कर दिया गया था, वाइसरॉय से हटा के लॉर्ड विलिंगटन को लाया गया था इंडिया में एज अ वाइसरॉय। और जस्ट बिफोर कि ये कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होता, लेबर गवर्नमेंट जो है इंग्लैंड में वो रिप्लेस कर दी जा चुकी थी नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि एक अनईजी कोलिजन था। अगर लेबर और कंजर्वेटिव के बीच में आप बात करते हो तो कोलिजन उनके बीच में कुछ ज्यादा आसान नहीं था। ब्रिटिशर्स जो थे वो काफी ज्यादा एंगर्ड थे
खासकर आपका जो ये मतलब लेबर पार्टी तो थोड़ी बहुत सिंपैथी रखती थी इंडिया के लिए, लेकिन जो कंजर्वेटिव थे वो बहुत ज्यादा एंग्री रहते इंडियंस के लिए। तो ये काफी ज्यादा मतलब एक तो पहले से एंग्री थे कि इन्होंने जो भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी करी थी, बॉम्ब फेंका और बहुत सारे जो यहाँ पे ऑफिसर्स थे उनको मर्डर के अटेम्प्ट टू मर्डर किया, तो उसके कारण इनका था कि रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज के कारण बहुत सारे जो यूरोपियंस थे उनकी जान यहाँ पे जा चुकी थी, तो वो उस चीज से काफी ज्यादा खफा थे। और राइट विंग जो थी वहां की, जिसको हम कंजर्वेटिव पार्टी कहते हैं ब्रिटेन का, जो कि उस समय चर्चिल के द्वारा लेड आउट हो रहा था, उन्होंने ये चीज पे उनको ना अपने गट्स पे एक बहुत ज्यादा आघात लगा कि आखिर एक ब्रिटिश गवर्नमेंट कैसे नेगोशिएट कर सकती है कांग्रेस से, मतलब इक्वालिटी आप कैसे दे सकते हो, ब्रिटिश हम ब्रिटिश हैं और वो इंडियंस हैं, तो हम उनसे इक्वल मतलब लाइन पे बैठ के बात नहीं कर सकते। ये चीज उनके दिमाग में बैठी हुई थी। उन्होंने इंस्टेड उनको मतलब बहुत ज्यादा इंस्टेड किया कि आप देखो, आप उनकी जो डिमांड है कोई भी मानने की जरूरत नहीं है, जो भी स्ट्रांग गवर्नमेंट है आप इंडिया में बनाओ और उनको जो है वो सप्रेस करो, अगर उनकी जो भी डिमांड है हम कुछ भी मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी काफी ज्यादा नाखुश रहती थी। और प्राइम मिनिस्टर जो थे उस समय रामसे मैकडोनाल्ड, उन्होंने एक कंजर्वेटिव डोमिनेटेड कैबिनेट का भी जो है उसकी वो हेडिंग कर रहे थे, और उसके बाद एक बहुत ज्यादा जो एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो इंडिया में लाए गए थे, उनके कहने पे इस कॉन्फ्रेंस में कुछ भी ज्यादा इन्होंने मानने को, इंडियंस की डिमांड को तैयार होने को वो मतलब नहीं तैयार हो रहे थे कि हम इंडियंस की ज्यादा जो डिमांड है वो ज्यादा नहीं मानेंगे। तो एक तो ये रीजन था। और उस समय जो रिएक्शनरी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया के थे वो थे सैमुअल होड। इस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि गांधी जी ने क्लेम किया कि टू रिप्रेजेंट ऑल पीपल ऑफ इंडिया अगेंस्ट इंपेरियलिज्म। तो यहाँ पे क्या था कि इस कॉन्फ्रेंस में गांधी जी जो कि मतलब कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे कि आप जो है रिप्रेजेंट करो सारे इंडियंस को, कहा कि आप इंपेरियलिज्म के खिलाफ जो है वो खड़े हो जाओ। लेकिन जो दूसरे डेलीगेट्स थे उन्होंने इस गांधी जी के इस व्यू को जो है वो स्वीकार नहीं किया। हिस्टोरियंस जो है बहुत सारे वो ये कहते हैं कि मतलब कुछ जो यहाँ के हमारे डेलीगेट्स थे ना, जो इंडिया के तरफ से इस सेशन को अटेंड कर रहे थे, वो भी कुछ न कहीं वो लेफ्ट विंग के नहीं थे, वो राइट विंग के ही थे, और वो कंजर्वेटिव उनका थोड़ा थॉट था, और वो गवर्नमेंट की तरफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ थोड़े से लॉयल थे, और उनका जो है कम्युनिस्ट बिहेवियर होने के कारण वो जो ग्रुप ऑफ सेक्शन था वो कॉलोनियल गवर्नमेंट को ये चाहता था कि वो गांधी जी के एफर्ट को न्यूट्रलाइज करे। क्यों? क्योंकि उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट से फायदा हो रहा था, खासकर ये आपका ये इकोनॉमिक सेक्शन जो था सोसाइटी का वो। उन्होंने पार्टिसिपेशन जो था उनका इस कॉन्फ्रेंस में वो ज्यादा लार्ज नंबर में पार्टिसिपेट किए थे, जैसे कि ये महाराजा एंड ऑल। तो अब देखिए, अब अगर वो लार्जर नंबर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनकी वैल्यू या उनका वजन ज्यादा होगा बातों का, राइट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस जो है वो पूरे इंडिया के इंटरेस्ट को यहाँ पे जाहिर कर रही है, क्योंकि बाकी सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी तो यहाँ से डिसअग्री कर रहे थे ना, जो कि इस कॉन्फ्रेंस में मैंने बताया कि इंपेरियलिज्म के खिलाफ खड़े होने के लिए बहुत सारा जो हमारा ग्रुप ऑफ सेक्शन था यहाँ इंडिया का, डेलीगेट्स जो थे वो राजी नहीं हुए थे, गांधी जी के विचार से सहमत नहीं हुए थे। फिर उसके बाद गांधी जी ने ये भी पॉइंट आउट किया कि एक पार्टनरशिप की जरूरत है ब्रिटेन और इंडिया के बीच में, जो कि इक्वालिटी के बेसिस पे होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आप एक इमीडिएटली एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेंटर में और प्रोविंसेस में दोनों जगह आपको इस्टेब्लिश करना चाहिए। फिर उन्होंने इसको बार बार दोहराया कि कांग्रेस जो है वो अकेला ही इंडिया को पॉलिटिकली रिप्रेजेंट करती है और आपको ये बात माननी होगी। बार बार उन्होंने इस बात को दोहराया। उन्होंने कहा कि अनटचेबल्स जो हैं वो हिंदू हैं, और लेकिन वो माइनॉरिटी के बेसिस पे आप उनको ट्रीट नहीं कर सकते हो। उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट उनको देने का जो आइडिया इनका आया था, जो कम्युनल इलेक्टोरेट को ये बहुत ज्यादा ब्रिटिशर्स बढ़ाना चाह रहे थे, उसको भी उन्होंने डिस्कार्ड किया कि आपको ये नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो है या फिर स्पेशल जो सेफ गार्ड आप मुस्लिम्स को या फिर दूसरे माइनॉरिटी सेक्शन को दे रहे हो, सिखों को या यूरोपियन को, वो आपको देने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे भी जो दूसरे डेलीगेट्स थे वो गांधी जी से अग्री नहीं हुए, क्योंकि उनको ब्रिटिश ऑफिशियल के लिए वो थोड़े बहुत लॉयल थे, इसलिए। यहाँ पे जो है ये सेशन काफी ज्यादा एक मिनॉरिटी के जो क्वेश्चन था, मिनॉरिटी को लेके जो क्वेश्चन अराइज हुआ था इस सेशन में, उस पे आके डेडलॉक पे मतलब डेडलॉक्ड हो गई, मतलब कोई भी उस पे एक निर्णय नहीं ले जा पाया।
सेपरेट इलेक्टोरस जो है वो मुस्लिम की डिमांड थी, डिप्रेस्ड क्लासेस की डिमांड थी, क्रिश्चियन और एंग्लो इंडियंस भी अपने लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड कर रहे थे। तो इसलिए इस कॉन्फ्रेंस को कहा जाता है कि एक माइनॉरिटी पैक्ट एक ऐसी चीज थी जिसने इस कॉन्फ्रेंस को जो है वो फेलियर होने में मदद करी थी। गांधी जी ने बहुत ज्यादा फाइट करी। उन्होंने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस के लिए आप सबों का एक साथ होना जरूरी है, लेकिन कोई भी बात ये समझ उस समय नहीं पाया था। आउटकम क्या हुआ कि एग्रीमेंट में मतलब दो विचारों में मतभेद होने के कारण और इस तरीके की चीजें होने के कारण क्या हुआ, लैक ऑफ एग्रीमेंट अमंग द मेनी डेलीगेट्स ग्रुप। यहाँ पे ये जो आप कह सकते हो ये भी एक फेलियर ही साबित हुआ, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ज्यादा निकल के नहीं आ पाया था। एंड आफ्टर दैट एक चीज और आती है कि ये सेशन जो है एंड अप होता है, फेलियर की तरह ही एंड अप होता है, डिसएग्रीमेंट पे ही ये एंड अप हो जाता है। और जो मैकडॉनल्ड्स थे उन्होंने अनाउंसमेंट करी कुछ चीजों की इस सेशन के एंड अप होते ही। उसमें से क्या था कि उन्होंने कहा कि मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस जो हैं वो दो बनाए जाएंगे, एक तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर प्रोविंस और दूसरा सिंध। उसके बाद हम इंडियन कॉन्सल्टेटिव कमेटी का जो है वो गठन करेंगे। द थर्ड वाज कि हम 3 एक्सपर्ट कमेटी को बिठाएंगे, सेटअप करेंगे उसका, जिसमें से कि एक होगी फाइनेंस कमेटी, दूसरी फ्रेंचाइज एंड स्टेट कमेटी, और तीसरी जो लास्ट बात उन्होंने करी थी वो ये कहा था कि द प्रोस्पेक्ट ऑफ अ यूनिलैटरल ब्रिटिश कम्युनल अवार्ड इफ इंडियंस फेल टू अग्री। मतलब कि हम कम्युनल अवार्ड लाएंगे अगर इंडियंस जो है इसको मानने से इनकार करते हैं तो। अब गवर्नमेंट ने जो है एक जो फ्रीडम वाली डिमांड थी इंडियंस की वो फिर से मानने से इनकार कर दिया। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक फेलियर साबित हुआ। गांधी जी वापस हारे हुए से दिसंबर 28 1931 को इंडिया रिटर्न हो जाते हैं। उसके बाद होता है आपका थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब ये कब कब होता है, ये होता है आपका नवंबर 17 1932 से दिसंबर 24 1932 के बीच में ये होता है। और ये बहुत सारे, अगर आप कहोगे कि इसको कौन कौन से सेक्शन ने अटेंड किया था, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और गांधी जी किसी ने भी इसको अटेंड नहीं किया था। और ये बहुत सारे जो अदर इंडियन लीडर्स थे उन्होंने भी इसका जो है बहिष्कार किया था, उन्होंने भी इसको अटेंड नहीं किया था, इग्नोर किया था। आफ्टर दैट आउटकम क्या था? यहाँ पे भी अगर आप आउटकम की बात करते हो कि सॉरी आई थिंक थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी इन दोनों के बीच में कुछ खास बात हो नहीं पाई, क्योंकि गांधी जी ऑब्वियसली सेकंड के बाद वो वापस हारे हुए से इंडिया आ चुके थे वापस, और ब्रिटिश गवर्नमेंट उनकी डिमांड मानने को तैयार नहीं थी। तो इसलिए गांधी जी ने और जो इंडियन लीडर्स थे और जो आईएनसी थी उन्होंने इसको अटेंड करने से मना कर दिया था। ये जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है इसमें भी प्रीवियस जो 2 कॉन्फ्रेंसेस हुए थे उसकी तरह ही कुछ ज्यादा इसमें भी अचीव नहीं होता है। लेकिन हाँ, एक चीज जो यहाँ पे बात होती है इस थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद, वो होता है आपका कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के फॉर्मुलेशन की बात की जाती है। यहाँ पे एक रिकमेंडेशन जो है वो पब्लिश किया जाता है व्हाइट पेपर में मार्च 1933 में, और वहां पे डिबेट होता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसके बारे में। इस सेशन के बाद जो है इसके बारे में, इस टॉपिक पे जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में बातचीत होती है। एक ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी जो है वो वहां पे बनाई जाती है ताकि वो एनालाइज कर सके कि जो भी रिकमेंडेशन या जो भी फॉर्मुलेशन हमें नए एक्ट के लिए इंडिया के लिए लाना है। और उसके बाद एक कमेटी जो है एक ड्राफ्ट बिल प्रोड्यूस करती है फरवरी 1935 में, जो कि बेस बनता है आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के आने का। और फाइनली जुलाई 1935 में ये एक्ट बन के तैयार होता है। जब इसे एक्ट बनाया जाता है, ये बिल पास होके एक्ट बनता है, तो उस टाइम तक क्या होता है कि ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है ये रिज्यूम कर देती है आईएनसी, क्योंकि उनको कुछ खास हासिल हुआ नहीं था, तो वो अपना फिर से जारी रखती है इस मूवमेंट को। दिसंबर 1931 से अप्रैल 1934 तक ये चालू रहता है। ऑन द फेलियर ऑफ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, द कांग्रेस वर्किंग कमेटी ये डिसाइड करती है कि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च रखेंगे, हम इसको रोकेंगे नहीं।
अब यहाँ पे गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या होता है? ऑफ कोर्स गवर्नमेंट अब बहुत ज्यादा एक शक्ति यहाँ पे बरतती है, एक वर्चुअल मार्शियल लॉ लेके आती है, फिर उसके बाद सिविलियन को कंट्रोल करती है, सिविलियन मार्शियल लॉ लेके आती है। अगर आप कहोगे पॉपुलर रिस्पॉन्स क्या था, कि सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सेस कौन से पॉपुलर हुए थे, तो एक तो था लोगों का गुस्सा। लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा चरम सीमा पे था यहाँ पे, जो वो बहुत ज्यादा प्रिपेयर नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक मैसिव प्रोटेस्ट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, और उन्होंने पहले ही महीने में लगभग 80,000 सत्याग्रही जो थे, जो कि मोस्टली आपके अर्बन और रूरल पुअर थे, उनको जेल में भेजा जाता है। अदर फॉर्म्स जो अगर आप प्रोटेस्ट की बात करते हो कि और किस तरीके से प्रोटेस्ट किया इन्होंने, तो जो लिकर था या फॉरेन क्लॉथ था उसका इन्होंने बाइकट किया, इलीगल गैदरिंग करी इन्होंने, नॉन वायलेंट डेमोन्स्ट्रेशन किया इन्होंने, उसके बाद नेशनल डे को इन्होंने सेलिब्रेट किया, फिर उन्होंने अपने नेशनल फ्लैग को जो है फहराना शुरू किया एज अ सिंबोलिज्म ऑफ फ्रीडम, एंड पेमेंट इन्होंने चौकीदारी टैक्स को करने से मना कर दिया, सॉल्ट सत्याग्रह किया इन्होंने, फॉरेस्ट लॉ का इन्होंने वायलेशन रखा, और भी बहुत तरीके से इन्होंने ये सारे जो अपने रिस्पॉन्स हैं वो दिखाने शुरू किए थे। एंड आफ्टर दैट ये जो ऐसा फेज था सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का, जिसमें दो प्रिंसली स्टेट थे जो कश्मीर और अलवर, वो भी काफी ज्यादा उभर के आए थे। यहाँ पे एक चीज और भी है कि फाइनली अप्रैल 1934 में गांधी जी ने ये डिसाइड किया कि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जो है वो विड्रॉ करेंगे, अब हम इसको रोकेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे क्या था कि मतलब ज्यादा ये चीजें हो नहीं पा रही थी, बहुत ज्यादा सक्सेस हो नहीं पा रहा था। गांधी जी और जो बाकी लीडर्स थे उनको अब समझ में नहीं आ रहा था कि अगला स्टेप लेना क्या है, और ऊपर से जो मासेस थे वो भी प्रिपेयर्ड नहीं थे। तो इस चीजों को देखते हुए फाइनली अप्रैल 34 में गांधी जी ने डिसाइड किया कि हम सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को विड्रॉ करेंगे। दो ये जो क्राउड था वो काफी ज्यादा सुपीरियर फोर्स में अभी था, लेकिन फिर भी उन्होंने जो पॉलिटिकल फेथ था कांग्रेस का उनको वो खो चुके थे, वो मासेस में वो फेथ नहीं रह गया था, पॉलिटिकल फेथ नहीं रह गया था। तो इसलिए वो उनको जो है उनका जो फ्रीडम ऑफ एक फ्रीडम वाली जो चीज होती है उनके लीडर्स में, ये चीज अब उनको देखने को नहीं मिल रही थी। तो एक फेथ जो है मासेस के लिए उनका कम हो चुका था। So the people of India agitated against the arrival of Simon Commission. ये आपका एक क्वेश्चन है, आपके 2013 में आया हुआ है कि यहाँ पे इंडियंस जो थे यहाँ पे इन्होंने साइमन कमीशन के अराइवल पे क्यों बहुत ज्यादा प्रदर्शन किया था। तो इसका रीजन क्या था कि Indians never wanted to review the working of Act of 1919. Simon Commission recommended the abolition of diarchy in the provinces. There was no Indian member in the Simon Commission, and Simon Commission suggested the partition of the country. तो ऑफ कोर्स साइमन कमीशन का यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन क्यों हुआ था, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंडियन मेंबर शामिल नहीं था। इट वाज एन ऑल वाइट मेंबर कमेटी, और इसीलिए इंडिया में इसका बहिष्कार हुआ था। मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैंने पिछले लेसन में साइमन कमीशन डिस्कस किया है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, और ये 2013 का क्वेश्चन है। अगर आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है तो आई एम सॉरी फॉर द पीपीटी, मैं आपको अगले लेसन में इसको बढ़िया तरीके से करके दूंगी, आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से दिखेंगे। ओके, सो टिल देन आप अपना ध्यान रखिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी अप फॉर द नेक्स्ट सेशन। अगले लेसन में हम कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके, और क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट को डिस्कस करेंगे, उसके मेन प्रोविजन को भी हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसके बाद क्या होता है इंडिया में। टिल देन follow me up on this platform. Do not forget to hit the bell icon and subscribe the channel. And also subscribe to Unacademy Plus. Use the referral code RANK10 or UPSC YT and join Unacademy for your prelims as well as mains preparation. It's Anamika signing off. Bye bye.